तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है अब इकोसिस्टम का। जैसा हमने देखा था कि इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था बायोटेक ए बायोटेक सारे एक जगह पे जब रहते हैं तो उस कम्युनिटी अलोंग विद द ए बायोटेक कंपोनेंट वाज इकोसिस्टम, टैंसली ने कॉइन किया था। अर्थ की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द अर्थ, अर्थ को हम ओपन सिस्टम कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अर्थ इज कंसिडर्ड एज एन ओपन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसका हमें एक कांस्टेंट इनपुट चाहिए। कांस्टेंट इनपुट इज रिक्वायर्ड। और क्लोज्ड सिस्टम हम अर्थ को कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स। कांस्टेंट इनपुट नहीं चाहिए, कांस्टेंट इनपुट नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग होती है ओपन या क्लोज्ड का, बस यही क्राइटेरिया है। ओपन सिस्टम जिसको कांस्टेंट चीज देते रहो, तो सन से कांस्टेंट एनर्जी चाहिए हमें। क्लोज्ड मतलब ऑटोमेटिकली रिसाइकल में मोड में चल रही है। पूरे की पूरी अर्थ जो है हमारी, कंप्लीट अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है अपने आप में एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। दिस इकोसिस्टम कुड बी टेरेस्ट्रियल, दिस इकोसिस्टम कुड बी aquatic। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। aquatic सिस्टम्स भी नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की, तो ये नेचर ने खुद डिजाइन करके रखे हुए हैं। तो जो भी हमारे नेचुरल फॉरेस्ट एरिया हैं, इसके अलावा जो हमने टूंड्रा रीजन वगैरह पढ़े थे, जो हमने डेजर्ट इकोसिस्टम्स पढ़े थे, ये सारे नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड, जो हमने बनाया है। एग्रीकल्चर की लैंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगी। हम जू डिजाइन करते हैं, बोटानिकल गार्डन्स डिजाइन करते हैं, कोई पार्क डिजाइन करते हैं, तो ये सारे टेरेस्ट्रियल मैनमेड इकोसिस्टम। ऐसे ही नेचुरल एक्वेटिक की बात करें तो कोई भी नेचुरल सी, ओशन, लेक एटसेट्रा हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक में एक्वेरियम्स मैनमेड होते हैं। कोई मैनमेड लेक, डैम वगैरह जब बनाते हैं तो वहां पे आपको एक मैनमेड लेक बनानी पड़ती है, तो वो वाली चीजें हमारी यहाँ पर है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड को हमें स्पेशली देखना पड़ता है। एग्रीकल्चर लैंड की हम बात करते हैं तो इसी को एग्रो इकोसिस्टम बोलते हैं। दैट इज योर एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ऑब्वियस है। बहुत कम टाइप के मेंबर्स हैं आपके पास। मिनिमम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बहुत थोड़ा सा ही मटेरियल वापस छोड़ा जाता है, वरना मैक्सिमम मटेरियल को आप हार्वेस्ट कर लेते हो। हार्वेस्ट कर लिया तो साइक्लिंग तो नहीं हो पाई। बहुत सिंप्लीफाइड से फूड चेन है वहाँ पे, फूड वेब जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बहुत रेयर होते हैं। सेल्फ रेगुलेशन नहीं होती। एक नेचुरल अमेजोन का जंगल है, तो उसमें हम थोड़ी कुछ करें, वो तो अपने आप रेगुलेट हो रहा है। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड्स में सेल्फ रेगुलेशन नहीं होती। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस है ना। आप एग्रीकल्चर कर क्यों रहे हो? जिससे कि मैक्सिमम ईल्ड, मैक्सिमम प्रोडक्शन आ पाए, तो उसके लिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। एंड इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। सबसे लार्ज स्केल पे जो इकोसिस्टम मैन मैनेज करता है, दे आर योर एग्रीकल्चरल लैंड्स।
इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स अगर हम देखें, ए बायोटिक और बायोटिक दो में हमने डिवाइड किया था। बायोटिक में नाउ वी कैन हैव प्रोड्यूसर्स, वी कैन हैव कंज्यूमर्स और वी कैन हैव डीकम्पोजर। ए बायोटिक वाले वही हैं जो अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में देखे कि क्लाइमेटिक हो सकता है, एडिफिक हो सकता है, टोपोग्राफिक हो सकता है। क्लाइमेटिक, एडिफिक एंड टोपोग्राफिक, ये ए बायोटिक हमने पढ़े थे। यहाँ पे फोकस सारा का सारा बायोटिक पे है। तो बायोटिक को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स हमारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इन्हीं के लिए आपको एक और नाम मिलता है कन्वर्टर। इन्हीं के लिए हमें नाम मिलता है ट्रांसड्यूसर। अलग अलग नेम है प्रोड्यूसर्स के लिए। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर्स हमारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी। डीकम्पोजर भी हेटेरोट्रॉफ है और इनको एक और नाम दिया जाता है रिड्यूसर्स। तो ए बायोटेक में वो सब, बायोटेक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। कंज्यूमर के अंदर वी हैव फर्दर टाइप्स। कंज्यूमर के अंदर और भी टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। कंज्यूमर्स कुड बी प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। दे आर रेफर्ड एज की इंडस्ट्री एनिमल। दे आर रेफर्ड एज की इंडस्ट्री एनिमल। जब भी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कुछ काम करते हैं तो हम बेसिकली यूज किसका करते हैं? हर्बीवोर्स का। वो प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में चेंज करते हैं। का काम है चेंज प्लांट बायोमास इनटू एनिमल बायोमास। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? पहले कार्निवोर। दे आर प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक, मान लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में एग्जाम्पल डाल देते हैं हम अपने ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोर्स। दे फीड हर्बीवोर्स। यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल हम अपने फ्रॉग का। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स और इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्निवोर। दे आर सेकेंडरी कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल स्नेक ले लिया। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। एंड देन लास्ट इज द टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर वो होगा तो कोई नहीं खाता। नॉट ईटन बाय, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ईगल। तो हमारे कंज्यूमर कुड बी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर डिपेंड करता है किस लेवल को बिलोंग करेगा। मान लो अगर फ्रॉग को आगे कोई नहीं खाने को है तो फ्रॉग टॉप कार्निवोर हो सकता है। स्नेक को वहां पे खाने के लिए कोई नहीं है, स्नेक लास्ट मेंबर है फूड चेन में सबसे ऊपर, तो स्नेक टॉप कार्निवोर होता है। तो टॉप कार्निवोर किसी भी लेवल को बिलोंग कर सकता है।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंज्यूमर्स। इकोसिस्टम को बहुत सारे वैरायटी में हम डिवाइड करते हैं। अभी हमने देखा उसका कंपोनेंट, अब हम देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीशीज के कंपोजिशन का मतलब है कैसी टाइप की स्पीशीज है। तो उसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि कितने टाइप की स्पीशीज हैं आपके पास। एंड सेकेंड पार्ट इज एन्यूमरेशन। एन्यूमरेट मतलब नंबर काउंट करना, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाइप। पहले कितनी टाइप की स्पीशीज हैं, और एन्यूमरेशन हर टाइप के कितने मेंबर्स हैं। तो स्पीशीज का कंपोजिशन पता चलेगा कितने टाइप और कितने नंबर्स के लोग हैं। सेकेंड पार्ट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटा जैसे हमने कहा था लेयर में चीजें होती हैं, तो एक स्पेशियल अरेंजमेंट है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मेंबर्स इन अ कम्युनिटी। तो हमने कहा था अगर कभी हमें कोई रेन फॉरेस्ट देखने को मिले, तो कुछ मेंबर्स होंगे तो बहुत टॉल हाइटेड होंगे, फिर कोई दूसरी स्पीशीज होगी, उस दूसरे स्पीशीज के मेंबर्स एक पर्टिकुलर हाइट तक ही ग्रो करेंगे। कोई थर्ड मेंबर होंगे, उनकी हाइट उन बाकियों से थोड़ा और कम होगी। तो इस तरीके से हमें बहुत क्लियरली क्या दिख रहा है, एक लेवल एक का, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, तो अलग अलग वर्टिकल लेयर्स हैं, और दूर से विजुअली आपको दिखती हैं, एक स्पीशीज एक हाइट तक, दूसरी स्पीशीज सेकंड हाइट, थर्ड स्पीशीज थर्ड हाइट। तो यही है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या एक फिजिकल लेयरिंग। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखती है बहुत अच्छे से। जो हमने एक वेल एस्टैब्लिश्ड लेक की बात की थी, तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी वहां दिखती है अच्छे से। लेकिन इट विल बी एब्सेंट इन अ न्यू वाटर बॉडी, डेजर्ट एंड डीप सी। इन तीन जगह स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होती। फंक्शन की बात करें, तो इकोसिस्टम के अंदर चार मेजर फंक्शंस हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी में चीज़ें सिंथेसाइज होंगी, डिकम्पोजिशन में चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, और प्रोडक्टिविटी से डिकम्पोजिशन के बीच में ही एनर्जी फ्लो चलता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एनर्जी पास होती जाएगी। डिकम्पोजिशन जब होगा सारे न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में आ जाएंगे, साइक्लिंग हो जाएगी पूरी। तो ये चार मेजर फंक्शंस देखते हैं। पहला मेजर फंक्शन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसकी जो यूनिट है, द यूनिट कुड बी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये एनर्जी के टर्म्स में। या फिर यूनिट हो सकती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये वेट के टर्म्स में। तो दो टाइप की यूनिट्स है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पहले हम देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें पता है फूड सिंथेसाइज करेगा कौन, ऑटोट्रॉफ्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई प्रोड्यूसर कितना अमाउंट ऑफ फूड बना रहा है, चाहे वो आप कैलोरीज में निकालो, चाहे आप वो वेट के टर्म्स में, मास में, ग्राम में निकालो। दो टाइप हैं इसके: ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज योर जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज योर एनपीपी। जीपीपी में क्या हो रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। कैसा अमाउंट, टोटल अमाउंट।
मान लो उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके 12 ग्राम शुगर बनाई, तो जो 12 ग्राम शुगर है वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी का कुछ पार्ट वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा, अपने लिए भी तो रखेगा ना शुगर कुछ। तो मान लो 4 ग्राम शुगर उसने अपने लिए रख ली, तो जो 4 ग्राम शुगर वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए लेता है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। 8 ग्राम शुगर बची उसको स्टोर कर देगा, जो जो स्टोर होता है वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी वो है जो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से बन के आया है, दैट इज योर जीपीपी। इस जीपीपी में से आप रेस्पिरेटरी लॉस हटा दो, जो उसने अपने लिए कंज्यूम कर लिया वो वाला कंटेंट हटा दो, तो जो बचा है उसको आप बोलोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी को एनसीईआरटी ने लिखा है एज जीपीपी माइनस आर। यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है विच इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स, चाहे हर्बीवोर हो चाहे कोई डिकम्पोजर हो, उसके लिए ये एनपीपी बची हुई है। तो जो टोटल बनाया वो ग्रॉस, जो अपने लिए रख लिया वो रेस्पिरेटरी लॉस, जो स्टोर कर लिया उसने वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरा टर्म आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स। खाना खा के कंज्यूमर ने कितना जनरेट किया नया बायोमास, दैट इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। एनुअल एनपीपी ऑफ कंप्लीट बायोस्फीयर is 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट। चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो चाहे टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, सब मिलके जो एनपीपी बना रहे हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। रेस्पिरेटरी लॉस हटा दिया गया है इसमें से, तो जो खाना वो स्टोर कर रहे हैं पूरे बायोस्फीयर में दैट इज 170 बिलियन टन्स, ड्राई वेट निकाला है इनका। इसमें से एक्वेटिक सिस्टम में से वी हैव 55 बिलियन टन्स और लैंड से वी हैव 115 बिलियन टन। उन्होंने लिखा है ऊपर कि 70% सरफेस ऑफ अर्थ इज ओशन, लेकिन ओशंस में आपको फाइटोप्लैंक्टन मिल रहे हैं। थोड़ा मैक्रोस्कोपिक हो जाओगे तो आपको ब्राउन एल्गी और केल्प्स मिल जाएंगे। थोड़ा और जाओगे तो कुछ छोटे छोटे मोनोकॉट्स हो सकता है मिल जाए एंजियोस्पर्म, लेकिन वो सब मिल के भी टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो बहुत बड़े बड़े बहुत ह्यूज ट्रीज हैं उनसे बायोमास में कॉम्पीट नहीं कर सकते। 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट को अगर हम देखें, 1 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है हमारा, इट कैन एब्जॉर्ब अराउंड 30 kg ऑफ CO। 30 टन CO2 वो एब्जॉर्ब करता है साल में, 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट, एंड इट इजीली रिलीजेस अबाउट 10 टन्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट, 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट की बस हम बात कर रहे हैं, तो 30,000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वो एब्जॉर्ब करते हैं, 10,000 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन वो रिलीज करके दे रहे हैं। सेकेंड फंक्शन आता है हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक डाउन कराना। जो भी डेड प्लांट का रिमेन है या जो भी डेड एनिमल का रिमेन है सबको हम बोलते हैं डेट्राइटस। ऑल द डेड रिमेन इज नोन एज डेट्राइटस। डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं? दे विल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसी प्रोसेस है हमारी? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे हमें, इट इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। फिर डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लोअर
अगर आपके डेट्राइटस में लिग्निन काइटिन जैसे कंपाउंड ज्यादा है, लिग्निन काइटिन और कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स इजीली डिग्रेड नहीं होते, तो डिकम्पोजिशन में टाइम लगेगा। वेयर एज डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। कब? इफ द detritus इज रिच इन नाइट्रोजन एंड शुगर्स, बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत आराम से डिकम्पोज होते हैं। तो डेट्राइटस की कंपोजिशन से डिसाइड होगा कि जल्दी डिग्रेड होगा या धीरे धीरे। जो लॉग्स ऑफ वुड हैं, कभी पहाड़ों में जाओ ट्रेकिंग वगैरह पे, तो वहां पे आप देखते हो बहुत सारे लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, ट्री ट्रंक होते हैं, जो किसी रीजन से गिर गए होते हैं। और वो ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली डिकम्पोज हो जाएंगे, दे टेक ईयर्स एंड ईयर्स। क्यों? क्योंकि उसका सारा सेकेंडरी जाइलम किससे भरा हुआ है? लिग्निन से भरा हुआ है। इसके अलावा टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। छोटी 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 लाइंस हैं बस एनसीईआरटी की, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेम्परेचर और मॉइस्चर दो मेजर मेंबर्स हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर से, जो डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करेंगे। वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन फेवर होता है। लो टेम्परेचर और एनाएरोबायोसिस है, वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा। एनाएरोबायोसिस मतलब एनारोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग है, एरोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक कंडीशन उसको इनहिबिट करने लग जाती है। कंपोजिशन के अंदर भी है फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो 5 स्टेप्स हैं इसके। लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा है दैट ऑल द अबव स्टेप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ एक ही चीज हो रही है, एक चीज स्टार्ट होते ही बाकी सारी चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर साइमल्टेनियस स्टेप्स। सबसे पहली चीज इज डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर अर्थवर्म हो सकता है, टर्माइट्स, दीमक जो होती है वो भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है? डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना। जो हमारे डेट्राइटस होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है, बड़े वेस्ट को छोटे वेस्ट में चेंज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। तो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। जब ये टुकड़े बनते हैं तो फिर साथ में एक प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग में जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है वो सीप डाउन करने लगेंगे। वाटर सॉल्युबल inorganic nutrients, they go down into the soil horizon and they get precipitated as unavailable salt. तो हमने कहा था जोन ऑफ इलूविएशन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलते हैं, तो वो लीचिंग हो रही है। और आइलूविएशन में डिपॉजिट होते हैं। सॉइल होराइजन का मतलब सॉइल की उन लेयर्स से है, तो नीचे जाके सारा डिपॉजिट हो जाएगा आपका कंटेंट। तो ये हो गया लीचिंग। अब वो जो छोटा डेट्राइटस है, that detritus will be broken down into inorganic substances by catabolism. Catabolism वर्ड का ही मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स से स्मॉल कॉम्प्लेक्स इज फ्रैगमेंटेशन। उस टाइम पर थोड़े बहुत डाइजेशन से जो भी मिनरल्स निकले वो पानी के साथ घुल के नीचे जा रहे हैं, दैट इज लीचिंग। और वो जो स्मॉल डेट्राइटस है अब उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन इज कैटाबॉलिज्म। उस कैटाबॉलिज्म के दो हिस्से हैं, एक है ह्यूमिफिकेशन, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बनता है। ह्यूमस के फीचर्स क्या है? इट इज डार्क, अमॉर्फस, resistant to microbes, decomposition is at slow rate, colloidal in nature, reservoir of nutrient and has high water holding capacity. तो ह्यूमस का बनना इज ह्यूमिफिकेशन। एक डार्क पाउडरी सा सब्सटेंस बनता है, वाटर अच्छे से होल्ड करता है,
धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हैं, सॉइल वहां से वापस न्यूट्रिएंट खींच सकता है। इसीलिए लोमी सॉइल अच्छी होती है, लोमी सॉइल में ह्यूमस अच्छा होता है। और आप भी जब एग्रीकल्चर करते हो तो आप अलग से ह्यूमस ऐड भी कर सकते हो। हाईली रेजिस्टेंट टू एक्शन है, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन। और साथ में जो ह्यूमस है वो फर्दर माइक्रोब से डिकम्पोज होता है और उससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलते हैं। दैट इज नोन एज मिनरलाइजेशन। जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो रिलीज होता जा रहा है, दैट इज मिनरलाइजेशन। पानी के साथ घुल के वो भी नीचे जाएगा विद लीचिंग। ह्यूमस बनना इज ह्यूमिफिकेशन, बड़े से छोटा बनना इज फ्रैगमेंटेशन, छोटे से इनऑर्गेनिक में चेंज होना इज योर। तो ये सारी स्टेप्स है हमारी डिकम्पोजिशन के अंदर। थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है एनर्जी फ्लो का। जस्ट अ मिनट। थर्ड फंक्शन इज ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की जो हम बात करते हैं तो हमें पता है दैट सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। लेकिन एक्सेप्शन क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? डीप सी हाइड्रोथर्मल इको। डीप सी इकोसिस्टम है तो डीप सी इकोसिस्टम में तो लाइट ही नहीं है। अब जब लाइट नहीं है तो सन सोर्स कैसे हो सकता है एनर्जी का? तो ये जो डीप सी इकोसिस्टम्स हैं इनके पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं। लाइट की एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है वो, दे आर डिपेंडेंट ऑन केमिकल एनर्जी। फिर सन से जो रेडिएशन आती है उसे हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। इस सोलर रेडिएशन का 50% से कम पार है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। इस 50% का 2 to 10% इज जीपीपी, या फिर हम कह सकते हैं 1 to 5% ऑफ टोटल रेडिएशन इज जीपीपी। इस पार का 1.68% इज जस्ट एनपीपी, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में स्टोर होता है। टोटल के फॉर्म में अगर हम बोलें तो इट विल कम आउट टू बी 0.84%। तो जो सन से रोशनी आती है 100% रेडिएशन का 50% ही फोटोसिंथेटिकली काम करता है। उस 50% का 2 to 10% प्लांट ग्रॉस फॉर्म में स्टोर करता है और उसी 50% का अराउंड 1.68% वैल्यू एनपीपी बनती है, तो आगे पास की जा सकती है। फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स में। एनर्जी फ्लो चलेगा कैसे? एनर्जी फ्लो चलेगा फूड चेन की मदद से। फूड चेन क्या है? प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता चला जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। लिविंग बायोमास को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी। इट इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड चेन होती हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड इज डेट्राइटस फूड चेन, एंड थर्ड इज पैरासिटिक या ऑक्सिलरी फूड। ऑक्सिलरी मतलब सहायता करने के लिए। ग्रेजिंग फूड चेन हम बोलते हैं when your food chain begins with produce।
व्हेन इट बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स तो आप इसे बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन. Detritus food chain, as the name suggests, it begins with detritus. Detritus food chain begins with detritus. Grazing food chain जो है, it is the main source of energy flow in aquatic ecosystem. And detritus food chain is the main source of energy flow in terrestrial ecosystem. पानी में मैक्सिमम एनर्जी फ्लो जो हो रहा है वो ग्रेजिंग फूड चेन से. लैंड पर जो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो चल रहा है वो डेट्राइटस फूड चेन की मदद से चल पाता है. राइट, का सिंपल रीजन है कि जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में जो भी हमारे सॉइल का सरफेस है, दैट इज योर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, दैट इज द साइट ऑफ डिकम्पोजिशन. लेकिन aquatic ecosystem में the site of decomposition is the benthic. बेंथिक जोन जो है, ग्राउंड लेवल जो है वो ठंडा होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है. जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है. हमने कहा था कि जो डिकम्पोजिशन हो रही है इट इज नीडिंग वार्म टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन रिच कंडीशन. तो वाटर में किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम के बॉटम जोन में जहाँ डिकम्पोजिशन है वहाँ पे कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो वो इसके भरोसे नहीं बैठ सकते. इसीलिए ये वाला पॉइंट आता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का मेन एनर्जी फ्लो ग्रेजिंग फूड चेन से चल और डेट्राइटस फूड चेन मेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हेल्प कर रहा है. जनरली अगर हम फूड चेन को देखते हैं, मान लो हमारे पास ग्रास है, उसको खाने के लिए ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को खाने के लिए फ्रॉग, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक, स्नेक को खाने के लिए ईगल. अब अगर हम देखें तो ग्रास हमारा क्या है, ग्रास विल बी रेफर्ड एज ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, ग्रास हॉपर इज ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4 एंड ईगल ट्रॉफिक लेवल 5. ट्रॉफिक लेवल क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल. फूड चेन स्टार्ट हो गया ग्रास से, वहां से शुरू हो चुका है, तो ट्रॉफिक लेवल वाइज ये है. अगर मुझे ग्रास के लिए लिखना हो, ग्रास को मैं लिखूंगा प्रोड्यूसर, तो मैं लिखूंगा प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर ही क्या है मेरा, हर्बीवोर. तो हम लिखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या थे मेरे, प्राइमरी कार्निवोर. क्वेश्चन में देखना है कि वो कंज्यूमर पूछ रहे हैं वो कार्निवोर पूछ रहे हैं. ये रहा हमारा टर्शरी कंज्यूमर, जो कि है मेरा सेकेंडरी कार्निवोर. और लास्ट में हम उसको लिख देंगे टॉप कार्निवोर. टर्शरी कंज्यूमर के बाद हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर नहीं बोल देंगे, हम सीधा उसको टॉप कार्निवोर करके छोड़ सकते. जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ रही है ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है. कंज्यूमर, हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर की टर्म्स बड़े ध्यान से देखनी होंगी क्वेश्चन के अंदर. नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स जो होंगे ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर वो 10% लॉ की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है. 10% लॉ क्या कहता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे खाली 10% ही ट्रांसफर होगा.
बाकी ट्रांसफर होता ही नहीं है एनर्जी, द ट्रांसफर इज ओनली ऑफ 10%। तो स्टार्टिंग से एंड तक आते आते कितना रिडक्शन हो जाएगा एनर्जी का। लिंडमैन ने दिया था ये, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल। तो फायदा ही नहीं, ऊपर आप चेन जोड़ते जाओ एनर्जी कम होती जा रही है, कैसे फायदा होगा वहां पे। तो नेचर ने फूड चेन्स को फिक्स कर रखा है 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स पे। 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। और दूसरी चीज नेचर ने क्या किया, नेचर ने बहुत सारी फूड चेन को लिंक करके बना दिया फूड वेब। एक ही ऑर्गेनिज्म मल्टीपल चीजों को खा सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल लोग खा सकते हैं। तो चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं इंडिविजुअल, तो एक फूड वेब बन जाता है। प्रोड्यूसर्स के लेवल पे 20% रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं, हर्बीवोर के लेवल पे 30, कार्निवोर के लेवल पे 60%। तो जो भी आप खाना मिल रहा है, हर प्रोड्यूसर का 20% रेस्पिरेशन में जा रहा है, हर्बीवोर्स का जो खाना आया 30% रेस्पिरेशन में जा रहा है, कार्निवोर्स का 60% रेस्पिरेशन में जा रहा है। तो जितने ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे आप जा रहे हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी लॉस भी ज़्यादा है, लेकिन 10% के अकॉर्डिंग एनर्जी पहुंच कम है। तो नेचर ने फूड चेन्स को छोटा छोटा रखा हुआ है, बहुत लंबी चेन्स नहीं बना रखी। एक ही स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक चिड़िया की, स्पैरो की, तो अगर वो चिड़िया सीड फ्रूट वगैरह खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर का काम कर रही है। वही चिड़िया सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी अगर वो इंसेक्ट्स खाने लग जाए। तो एक ही ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल को भी बिलोंग कर सकता है। हमारे पास यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स आते हैं। साइंटिस्ट थे एल्टन जिन्होंने दिया था, तो इसलिए कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स देते हैं। एल्टन ने दिया था तो इसलिए एल्टोनियन पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर को अगर हम देखें, पिरामिड ऑफ नंबर का एक सबसे पहला केस हमारे पास है यहाँ पे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बिल्कुल अपराइट पिरामिड, बिल्कुल स्ट्रेट पिरामिड है। अलग अलग सिचुएशन में पिरामिड की शेप बदल भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा का पूरा इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिल सकता है आपको, फुल टू इन्वर्टेड पिरामिड। कैसे मिलेगा, पैरासिटिक फूड चेन में। एक पेड़ है, उस पेड़ पे 50 स्मॉल बर्ड्स हैं। देयर इज अ सिंगल ट्री इनहैबिटेड बाय 50 बर्ड्स। तो एक पेड़ के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे 50 बर्ड्स हैं, और अब हर बर्ड पे मान लेते हैं बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स का नंबर और ज्यादा होगा, दे विल बी मच मोर इन नंबर। मान लो हर एक चिड़िया पे 10 एक्टोपैरासाइट है, तो टोटल क्या होगा, 500 एक्टोपैरासाइट। तो इन्वर्टेड पिरामिड बन चुका है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम स्पिंडल फॉर्म देखें, तो वो हमें ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलता है। ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे, ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अगर हम देखें, तो अगेन वी हैव वन ट्री, एक पेड़ है। इस एक पेड़ पर अभी भी हम वही डेटा ले रहे हैं, देयर आर 50 स्मॉल बर्ड्स।
लेकिन इंस्टेड ऑफ पैरासिटिक चेन, अब हम मान लेते हैं कि वहां पे कोई हॉक या ईगल है, प्रेडेटरी बर्ड है, तो प्रेडेटरी बर्ड का नंबर तो कम हो जाएगा। मान लो 3 हॉक्स हैं वहां पे, तो अब शेप क्या हो गई, अर्न शेप या स्पिंडल शेप। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसी कंडीशन है, यू कैन हैव एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, यू कैन हैव इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, और यू कैन हैव अ स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर। तीनों वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सिचुएशन भी चेंज होती जा रही है। सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में दो ही चीजें, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे अपराइट पिरामिड, और एक्वेटिक हैबिटेट्स में इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये भी एनसीईआरटी ने शो किया हुआ है। पी इज प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, या फिर टॉप कार्निवोर। और क्या है ये याद रखना, केजी पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ड्राई वेट। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बायोमास कम होता जा रहा है। ऑब्वियसली एक इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं, पेड़ों तो हजारों हजारों किलो के होते हैं। उसके कंपैरिजन में उस जंगल में अगर 100 टाइगर भी हैं, तो 100 टाइगर, इतने तो हो ही नहीं सकते, खैर 15-20 टाइगर ले लेते हैं। वो जो 20 टाइगर हैं उनका वेट मिला के भी कितना, 5-6 बहुत बड़े बड़े पेड़ों जितना हो जाए, दैट इज इट। तो जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे जाओगे वेट कम हो रहा है, तो इसलिए अपराइट पिरामिड है। एक्वेटिक में पी इज हेयर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन and these are zooplankton. Aquatic ecosystems have inverted pyramid. Zooplankton के ऊपर स्मॉल फिशेस आएंगी, उनका साइज बड़ा है, मास ज़्यादा हो जाएगा। स्मॉल फिशेस को खाने के लिए उनके ऊपर लार्ज फिश होगी। नंबर कम होता जा रहा है लेकिन बायोमास ज़्यादा होता जा रहा है, साइज बड़ा हो रहा है तो वेट इंक्रीज होता जा रहा है। तो बायोमास के लिए इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। एनर्जी जो है पिरामिड, क्योंकि 10% लॉ काम करता है, ये तो कभी कुछ और शेप दिखाता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज अपराइट। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सन के पास थी 10 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी है, इस 10 लाख का खाली 10,000 ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे 10 लाख जूल्स है, वहाँ 10,000 जूल्स है, तो कितना ट्रांसफर हुआ, ओनली 1% इज ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सन टू प्रोड्यूसर वी टेक ओनली 1% ट्रांसफर। यहाँ 10% नहीं है, इस लेवल से इस लेवल पे 10% गया है, यहाँ से इस पे 10%, इससे इस पे 10%। सन से यहाँ पे 1% गया है बस, बाकी सब में 10% चल। पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। फिर इकोसिस्टम फंक्शन में फोर्थ था हमारे पास न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग। जो भी न्यूट्रिएंट ऑटोट्रॉफ्स ने सॉइल से एटमॉस्फेयर से लिए, वो एनिमल्स को पास हुए, उससे वो डिकम्पोजर के पास गए, और डिकम्पोजर उसे वापस नेचर को करेगा रिलीज। गैशियस चीज़ें गैशियस फॉर्म में चले जाएंगी, मिनरल चीज़ें सॉइल में आ जाएंगी। नेचर को चीज़ वापस आनी चाहिए, तभी हमने कहा था अर्थ विल बी नोन एज अ क्लोज्ड इकोसिस्टम, जब चीज़ें घूम के वापस आ रही हैं। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वेरियस कंपोनेंट से क्या मतलब है, ए बायोटिक से चीजें बायोटिक में जाती हैं, बायोटिक से वापस ए बायोटिक में आ जाती, तो वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में साइकिलिंग चलती रहनी चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं बायो जियोकेमिकल, बायो फॉर लिविंग, जियो फॉर रॉक्स। जियो से बेसिकली मतलब है हमारा अर्थ का, तो एटमॉस्फेयर हो गया, हमारा वाटर हो गया, हमारा रॉक्स हो गए, ये सारे हो गए। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इनको बोलते हैं।
गैशियस भी हो सकते हैं, सेडिमेंट्री भी हो सकते हैं। गैशियस साइकिल मतलब कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर या पानी में मिलते हैं। नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल्स आती हैं। सेडिमेंट्री साइकिल की अगर हम बात करें तो लिथोस्फेयर रॉक्स में ये पाए जाएंगे। मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये सारा हमारे दो टाइप के साइकिल्स। कार्बन साइकिल के लिए यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ द ड्राई वेट। 100 ग्राम धनिया है, 100 ग्राम धनिया को आपने अच्छे से ड्राई किया है तो हो सकता है अराउंड 50% पानी निकल गया, 50 से ज़्यादा ही निकल जाएगा। 75 to 80% हर्बेशियस प्लांट्स में वाटर होता है। तो आपके पास उस 100 ग्राम में से सुखाने के बाद मुश्किल से 15 ग्राम या 20 ग्राम धनिया पाउडर बचेगा। उस 15 या 20 ग्राम्स में ऑलमोस्ट 49%, 20 मान के चलते हैं, तो उस 20 ग्राम में से पाउडर में से रफली आपका 9 to 10 ग्राम्स एनालिसिस करने में सिर्फ कार्बन निकलेगा प्योर। 71% कार्बन ओशंस में डिसॉल्व होता है फॉर्म में। एंड 4 × 10⁻13 kg is fixed annually in biosphere to photosynthesis। अभी स्टार्टिंग में हमने 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट का डेटा लिखा था, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा बायोस्फेयर का है। सालाना, एक साल में पूरा बायोस्फेयर, चाहे लैंड प्लांट हो चाहे एक्वेटिक प्लांट हो, सब मिलके 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन को फोटोसिंथेसिस से फिक्स करते हैं। फॉस्फोरस साइकिल में इंपॉर्टेंट है कि रॉक्स की वेदरिंग से ये आता है और ये फॉस्फेट डिसॉल्व हो जाएगा सॉइल में और प्लांट की रूट इसको ले लेती है। यहीं पे हमारे पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे कई प्लांट्स माइकोराइजा से सिम्बायोसिस करते हैं। माइकोराइजा उनको ये छोटे छोटे अमाउंट्स का फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके ला के दे देता है। जितने भी एनिमल्स हैं उनको ये फॉस्फोरस प्लांट से मिलता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर या डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता। और स्पेशल फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो डिकम्पोजिशन में फॉस्फेट को ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक में चेंज करके देते। कार्बन के तरीके से कोई रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है फॉस्फोरस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। बस इसमें ये देखो कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक से सारा का सारा कंटेंट आपका सॉइल में आ गया। फिर प्लांट अपनी रूट्स उसको अपटेक करेगा और कुछ पार्ट रन ऑफ में चला जाएगा, कुछ पार्ट वाटर के साथ मिक्स होके लीचिंग में वेस्ट हो जाएगा, प्लांट से ही कंज्यूमर्स में जाएगा। और जब ये प्लांट मरेगा खुद तो हर चीज किस में चेंज हो रही है, डेट्राइटस में। और डेट्राइटस से वापस क्या होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होने के बाद फिर से सॉइल में फॉस्फोरस आया, कुछ लीचिंग से चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कुछ प्लांट अपटेक कर लेंगे। इस तरीके से फॉस्फोरस साइकिल चलती जाएगी। और फॉस्फोरस साइकिल जब चल रही होगी तो उसमें कांस्टेंट इनपुट रॉक मिनरल के वेदरिंग से धीरे धीरे आता रहे। फिर आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। नेचर में कितनी सारी चीजें जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमें फ्री में मिलती हैं, जैसे एयर और वाटर का प्योरिफिकेशन, मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट। मिटिगेशन मतलब किसी चीज से बचाना। तो हमें पता है जहाँ अच्छे अच्छे फॉरेस्ट होंगे वहाँ बारिश होगी तो वहाँ पे सूखा नहीं पड़ सकता। न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग कराना, फर्टाइल सॉइल, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट। जू का खर्चा कभी नोटिस करना, गूगल करना किसी जू में कितना खर्चा आता है। वो सारा खर्चा नेचर अपने आप फ्री में हमें दे रही है, सारे वाइल्ड लाइफ को संभाल रही है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना, घर के आसपास ही पता करना एक नॉर्मल पार्क को मेंटेन करने में महीने के कितने लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं।
क्रॉप्स का पॉलिनेशन होता है, एक्स्ट्रा CO2 स्टोर होती है, एस्थेटिक कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। कई बार कितना हमें अच्छा लगता है नेचर में घूमने में, अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स देखने के लिए। तो ये सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनकी टीम ने इवैल्यूएशन की कि इन चीज़ों को अगर हम करें तो कितने पैसे खर्च हों। तो 33 ट्रिलियन US डॉलर्स अ ईयर, ये सालाना खर्चा है, एनुअल कॉस्ट है ये। एक साल में 33 ट्रिलियन डॉलर्स हमें सिर्फ इन कामों के लिए अलग करना पड़ेगा कि नेचर से जो हमें सर्विसेज। और इसका ब्रेकअप दिया हुआ है यहाँ पे। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो अबाउट 50% कॉस्ट ले लेगा। सॉइल फॉर्मेशन अकेला 50% की कॉस्ट लेता है। हमने कहा सॉइल इज नॉट जस्ट ऐसे पाउडर बना दिया उसमें एयर का कंपोजिशन, वाटर का, ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल का कंपोजिशन, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, इन सब का कंपोजिशन सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दे टेक 10% ईच। रिक्रिएशन, मन बहलाना, खूबसूरती के लिए जो हम घूमने जाते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग 10% ईच लेते हैं ये। क्लाइमेट का रेगुलेशन और हैबिटेट वाइल्ड लाइफ 6% ईच। क्लाइमेट को अच्छे से रेगुलेट करना, सारे एटमॉस्फेरिक साइंसेस, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट 6% कॉस्ट जाएगी इस 33 ट्रिलियन US। ये सारी चीज़ें फ्री फॉर्म में नेचर से हमें मिल रही है। एंड नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक कोई चीज़ हो। तो एक ग्रेजुअल प्रिडिक्टेबल चेंज है इन द स्पीशीज कंपोजिशन से हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। स्पीशीज की डाइवर्सिटी में चेंज आता है। ये जो चेंज है ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल है। अचानक से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस, एक फिक्स ऑर्डर में होता है। पैरेलल है विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, एनवायरनमेंट विल कॉज द चेंज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे जैसे सक्सेशन होता है कुछ स्पीशीज किसी एरिया को कॉलोनाइज करती हैं, बाहर से कहीं से आके वहां पे फैलना शुरू करेंगी। तो कुछ मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे, कुछ स्पीशीज डिक्लाइन हो सकती है, कंपटीशन होगा, इनहिबिट हो सकती है ग्रोथ उनकी। या फिर अगर कंडीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई, एक्वेटिक हैबिटेट से एकदम ही टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बन चुका है, तो एक्वेटिक लाइफ तो डिसअपियर ही हो जाएगी सारी की सारी। तो मल्टीपल चेंजेस कैन बी सीन। अब यहां पर जो भी पहले आता है, बेयर एरिया में सबसे पहले जो आएगा उसको पायनियर, पायनियर मतलब सबसे अग्रणी, सबसे आगे, पहले। तो जो सबसे पहले आएंगे वो होंगे हमारे पायनियर स्पीशीज। रॉक्स में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में लाइकन होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में फाइटोप्लैंक्टन। फिर धीरे धीरे डाइवर्सिटी चेंज होगी और जब पूरी कंडीशन स्टेबलाइज हो जाएगी, व्हेन एवरीथिंग विल बी स्टेबलाइज्ड, तो एक कम्युनिटी आएगी विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। तो जो लास्ट मेंबर होता है उससे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज ऑलवेज अ फॉरेस्ट। क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमेशा हमारी फॉरेस्ट ही होती। वाटर हैबिटेट है, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लाइकन से स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों खत्म होंगे हमेशा फॉरेस्ट। तब जाके सक्सेशन कंप्लीट माना। बीच में जो सारे मेंबर्स आते हैं, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर नोन एज सीरल कम्युनिटी। जितने भी ट्रांजिशनल, पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में जो भी होंगे वो सीरल कम्युनिटी कहते हैं। और पूरे सीक्वेंस को सीयर कहते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं सीयर की,
Seer is pioneer plus serial stages plus climax. तो ये सारे मिल के तुम्हारा एक सीयर बनेंगे. सक्सेशन दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, पहला. सेकेंडरी मतलब बाद में. प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करें, प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस इन एन एरिया where no life had existed, where no life had ever existed. वहां पे कभी डाइवर्सिटी थी ही नहीं. तो बहुत स्लो प्रोसेस है. सॉइल फॉर्मेशन ही इसमें सेंचुरीज ले जाती है. बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. बिल्कुल न्यूली कूल्ड लावा है. कोई फ्रेशली फ्लडेड एरिया है, न्यूली कूल्ड लावा के ऊपर, फ्रेशली फ्लडेड एरिया के ऊपर, किसी बेयर रॉक सरफेस के ऊपर पहली बार, अगर जिंदगी में उस एरिया के लाइफ टाइम में पहली बार वहां पे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है, इट बिगिंस इन एन एरिया which somehow lost its biodiversity, which somehow lost its biodiversity. किसी भी कारणवश अगर वहां की डाइवर्सिटी खत्म हो गई थी और फिर अब नए सिरे से डाइवर्सिटी आ रही है, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन. कंपैरेटिवली फास्ट है. कंपैरेटिवली फास्ट इसीलिए क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन हो रखी है. लाइफ थी बट किसी रीजन से खत्म हो गई. कोई फ्रेशली बर्न्ड फॉरेस्ट है या फ्रेशली कट फॉरेस्ट है, तो वहां पे हमें जो देखने को मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है. सेकेंडरी एंड प्राइमरी आर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन. पूरे एरिया में पहली बार हुआ है तो प्राइमरी. डाइवर्सिटी थी, किसी रीजन से खत्म हो गई, अब वापस से आ रही है, तो कहलाएगा सेकेंडरी. हैबिटेट के बेसिस वी हैव टू टाइप्स. ज़िराक सक्सेशन जो है, इट बिगिंस ऑन terrestrial habitat, under dryness. एक्सट्रीम ड्राइनेस को हम कहते हैं जीरिक कंडीशन. हाइड्राक सक्सेशन जो है, हाइड्राक सक्सेशन बिगिंस इन aquatic habitats. Under extreme watery condition. इसको हम कहते हैं हाइड्रिक कंडीशन. और हमने कहा था क्लाइमैक्स हमेशा क्या होगा, फॉरेस्ट. इनका सक्सेशन विल लीड टू अ फॉरेस्ट, जितने भी साल लगे. फॉरेस्ट को हम म्यूजिक या नॉर्मल कंडीशन मानते हैं, एंड इसका कंडीशन भी सेम है, इट विल आल्सो इवेंचुअली लीड टू अ फॉरेस्ट. तो अगर ड्राई हैबिटेट में हो रहा है तो ज़िराक सक्सेशन, ड्राई कंडीशन को जीरिक कहते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट में हो रहा है तो हाइड्रार्क सक्सेशन, एक्वेटिक कंडीशन को हाइड्रिक कंडीशन कहते हैं. बोथ ऑफ देम विल इवेंचुअली लीड टू फॉरेस्ट,
a mesic condition, the climax community will always be a forest. Dirac succession को अगर हम देखें तो Dirac succession will always begin with a lichen. Lichen के बाद आएंगे वहां पे सिस, मॉसेस के बाद वहां पे आएंगे हमारे छोटे छोटे श्रब्स, श्रब्स के बाद वहां पे हमें स्मॉल ट्रीज वगैरह ग्रो को होते हुए दिखेंगी एंड ग्रेजुअली देयर विल बी कंप्लीट फॉरेस्ट. तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. लाइकेंस, मॉसेस, श्रब्स, स्मॉल ट्रीज एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी. लाइकेंस की अगर हम बात करें तो लाइकेंस में 3 टाइप होते हैं. तो सबसे पहले क्रस्टोज लाइकन आता है. क्रस्टोज लाइकन्स के बाद फोलियोज लाइकन आता है. फोलियोज लाइकन के बाद सबसे एडवांस्ड पिकोज लाइकन आता है. धीरे धीरे फिर आगे सक्सेशनल स्टेजेस आती जाएंगी. तो यहाँ पर ये जो लाइकन है ये तो पायनियर है. फॉरेस्ट हमारा क्लाइमैक्स है और मॉसेस से लेके ये सारे मेंबर all of them together will be referred as सीरल स्टेजेस या सीरल कम्युनिटी. और पायनियर से लेके हाइड्रो फॉरेस्ट तक सारा का सारा एक साथ हमारा कहलाएगा हीरोसियर. दिस कंप्लीट सीक्वेंस starting from lichens to forest is your xeroseer. हाइड्राक सक्सेशन को अगर हम देखें तो हाइड्राक सक्सेशन में स्टार्टिंग होगी हमारी फाइटोप्लैंक्टन से. फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद ऐसे पौधे आएंगे जिनको हम बोलेंगे रूटेड सबमर्ज्ड. पानी के अंदर होते हैं ये, रूटेड हैं लेकिन सबमर्ज्ड है पानी के अंदर. फिर धीरे धीरे ऐसे पौधे आएंगे जिनके पास रूट्स है लेकिन वो सरफेस पर फ्री फ्लोटिंग हो जाएंगे. वी विल हैव रूटेड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. रूटेड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स से ऐसे पौधे आएंगे जिनको हम बोलेंगे रीड स्वैम्प स्टेज. रीड मतलब होता है पतली डंडी. तो ऐसे पौधे हैं बिल्कुल छड़ी जैसे पौधे निकल के आते हैं. स्वैम्प मतलब बिल्कुल दलदली इलाका. रीड स्वैम्प स्टेज से धीरे धीरे स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं मार्श मेडो स्टेज. मार्श मतलब थोड़ा वाटर कंटेंट कम हो गया, थोड़ा कम दलदल जैसा हो गया, मिट्टी या कीचड़ ज्यादा हो चुकी है. और मेडो, मेडो मतलब वहां पे ग्रासेस आएंगी. फिर आएगी स्मॉल ट्रीज की स्क्रब स्टेज एंड लास्ट में आ जाएगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमारा फॉरेस्ट. फाइटोप्लैंक्टन्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएंगे, डायाटम्स, ये सारे मेंबर्स आ जाते हैं. रूटेड सबमर्ज को अगर हम देखें तो वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला जैसे पौधे आ जाएंगे. रूटेड फ्री फ्लोटिंग को अगर हम देखें तो जो हम पढ़ते हैं ना इसमें आइकॉर्निया, पिस्टिया, ये सारे मेंबर्स आ जाएंगे. रीड स्वैम स्टेज में हम देखें तो टाइफा नाम का पौधा है वो आ जाएगा. मार्श मेडो स्टेज को देखें
सैजिटेरिया जैसे पौधे आ जाएंगे। स्क्रब स्टेज में एल्नस, पॉप्युलस ऐसे मेंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा ऑल्टर कर रहे हैं हम। मॉसेस के बाद वी हैव एनुअल ग्रास, एनुअल ग्रास के बाद पेरेनियल ग्रास, पेरेनियल ग्रास के बाद श्रब, श्रब के बाद फिर फॉरेस्ट। धीरे 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 अलग अलग डाइवर्सिटी यहाँ पे भी आती जाएगी। एनुअल ग्रासेस जो 1 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे, पेरिनियल 1 साल से ज़्यादा जिंदा रहेंगे। यहाँ पे अगर हमें एग्जांपल्स ऐड करने हो तो मॉसेस जो है बेसिकली ये तो हमारे हो गए सारे ब्रायोफाइट। एनुअल ग्रास का एग्जांपल हम देखें तो पोआ, एल्यूसीन। पेरेनियल ग्रासेस के एग्जांपल हम देखते हैं तो लेमन ग्रास जो होता है, सिम्बोपोगोन, ये आ जाएगा। अब देखें तो जिजीफस नाम का मेंबर, एंड देन प्रॉपर फॉरेस्ट आ जाएगा। तो ये सारा हमारा ज़िराक सक्सेशन और ये सारा हो गया हमारा हाइड्राक सक्सेशन। यहाँ पे भी अगर हमें लेबलिंग करनी हो, जो फाइटोप्लैंक्टन है ये हो गया पाइनियर, फॉरेस्ट हो गया हमारा क्लाइमैक्स, और रूटेड सबमर्ज से लेके स्क्रब तक इन सबको हम बोलेंगे सीरल स्टेजेस या सीरल कम्युनिटी। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पायनियर से लेके फॉरेस्ट के क्लाइमैक्स तक, एक साथ इन सब को हम बोलेंगे हाइड्रोसेयर। ऑल ऑफ देम टुगेदर विल बी रेफर्ड एज दी हाइड्रोसेयर। तो ये सारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे जैसे डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगे, धीरे धीरे डाइवर्सिटी चेंज होती चली जाएगी। ऑलराइट, so this brings us to the end of the chapter organism and population as well as ecosystem. All right, last lecture we will meet with biodiversity and conservation and environmental issues. Till then, again, go thoroughly with your NCERT, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, वापस से नोट्स देखना, things will be cleared. All the best for the exams. We'll meet next. Thank you.